हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार कॉन्सेप्ट पे। तो आज हम लोग भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे और यहीं इसको याद भी कर लेंगे। और ये क्लास आईएएस, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको आप लोग 1 से लेके 51 तक जो अनुच्छेद मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप यहीं रट जाएँगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास में ही आप रट जाएँ इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 50 अनुच्छेद 50 तक आप लोग इसको तैयार करिएगा। 51 तक मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग रट लें, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा भी। तो हम आज भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड द इट्स टेरिटरी है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। और भाग 1 के तहत 4 अनुच्छेद आते हैं। 4 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है, इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। और यहीं पे ये चीज लिख दी गई है, इसको आप लोग समझ जाइएगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जिसका दूसरा नाम क्या है, भारत है। यही है, ठीक, दो नाम है। इंडिया ही है, उसका नाम भारत है। तो इसे आप समझिएगा, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। अब भारत के राज्य क्षेत्र 3 हिस्सों में इसको डिवाइड है अनुच्छेद 1 के तहत। जैसे राज्यों का क्षेत्र है, राज्यों का राज्य क्षेत्र, फिर संघ राज्य का राज्य क्षेत्र, फिर अर्जित किए गए क्षेत्र, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक। और इस तरह से ये आर्टिकल 1 के तहत 3 है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, फिर संघ राज्य क्षेत्र, फिर अर्जित किए गए क्षेत्र। अब आर्टिकल 2 आएंगे, ये भाग 1 के अंतर्गत है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों की का प्रवेश या स्थापना मतलब कि अनुच्छेद 2 के तहत, मतलब हम ये क्या करेंगे, नए राज्य का प्रवेश करेंगे या उसकी स्थापना करेंगे। जैसे पाकिस्तान का कोई राज्य जो चाहता है इंडिया में सम्मिलित होना, तो उस अनुच्छेद 2 के तहत उसको मिलाया जा सकता है, ठीक। पहले से वो राज्य नहीं हो, लेकिन उसे भारत में मिलाया जाएगा, किसके, अनुच्छेद 2 के तहत। अब यहाँ पे हम आएंगे, आर्टिकल 3 की बात करेंगे। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन या उसके नामों में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि जब जो भारत में हो, जैसे उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड बना तो उसके 2 राज्य बने और उसकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ, उसका नाम भी रखा गया। तो ये आर्टिकल 3 के तहत आता है, ठीक। और ये ऐसा आर्टिकल 3 में, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप लोग देखिएगा। इसमें नए राज्यों का प्रवेश करवाएंगे, नए राज्य जो भारत में सम्मिलित होना चाहता है अदर देश से, तो जैसे पाकिस्तान से भारत में, तो आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत इसे मिलाया जा सकता है, ठीक। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, जैसे कोई है, आप तेलंगाना में, जैसे आंध्र प्रदेश में, आप तेलंगाना उधर हुआ, तो उसको करने के लिए अनुच्छेद 3 का काम यहाँ पे है। तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। तो नए राज्यों का निर्माण होता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन इसी के तहत होगा, ठीक। अगर इसके लिए अगर आप क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है उस राज्य से या विधानसभा से परमिशन लेता है। अगर वो नहीं भी दे तो इसके लिए वो बाध्यकारी नहीं होगा, कि मतलब उसकी बात माने ही है राष्ट्रपति। तो इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अनुच्छेद 3। अब आर्टिकल 4, जिसमें आर्टिकल 4 में ये अनुच्छेद 4 जो है, ये भाग 1 के अंतर्गत ही है। इसमें 4 अनुच्छेद है आर्टिकल भाग 1 में। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि 4 दिशाएं होती है हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उस हिसाब से 4 दिशाएं होती है हमारी। तो पहले भाग में हम लोग के 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1, जिसे हम राज्यों का संघ कहेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का क्या है, संघ होगा। इसके 3 है, राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, और जो अर्जित किए गए क्षेत्र हैं, ठीक। अब नए राज्यों का प्रवेश स्थापना ये समझ गए आप लोग। फिर ये हो गया कि कोई भी राज्य है उसकी सीमाओं का विभाजन करना है, चाहे नए राज्य का निर्माण करना है, चाहे उसका नाम परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक। आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 के तहत हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिएगा अनुच्छेद 4 में आर्टिकल 2 और 3 को
आर्टिकल 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। अब ये समझेंगे कि आर्टिकल 368 क्या है। मतलब ये कहने का मतलब इसका ये है, 2 और 3 को आर्टिकल 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। तो आर्टिकल 368 जो है, अनुच्छेद 368 क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संसद को यह शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक। लेकिन 2 और 3 को छोड़ के, मतलब बिना संशोधन किए ही आप नए राज्यों का प्रवेश ला कर सकते हैं, या चाहे उसके लिए संशोधन करने की जरूरत नहीं है 2 और 3 के अलावा। और ठीक है, अनुच्छेद 300 जैसे 2 और 3 को आर्टिकल 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। मतलब 2 और 3 को, अनुच्छेद 2 और 3 को आर्टिकल 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। मतलब कि संसद इसमें संविधान में कोई संशोधन नहीं करेगी, बिना संशोधन किए ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, या आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो अनुच्छेद 4 ये बताता है हम लोग को। तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। तो चारों अनुच्छेद को मैंने बताया कि पहले में इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। और भारत के राज्य क्षेत्र, जैसे यह राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, और जो यूटी होगी, यूनियन टेरिटरी होगी, और जो अर्जित किए गए क्षेत्र होंगे, ये 3 चीजों में है। और अनुच्छेद 2 के तहत मैंने ये बताया, 3 के बदल नए राज्य का निर्माण करेंगे आप, ठीक। नए राज्यों का निर्माण करेंगे, जो भारत में है उसका निर्माण करेंगे, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करेंगे, सीमाओं, राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करेंगे, ठीक। अब इसको 368 समझ गए कि 368 अनुच्छेद होता क्या है। 368 मतलब संविधान संशोधन करना होता है। लेकिन 2 और 3 को इसमें नहीं, बिना, मतलब अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना है तो बिना संविधान संशोधन के ही आप कर सकते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। अब आइए हम लोग बात करेंगे भाग 2। अब भाग 2 में नागरिकता जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। 5 यहाँ 4 हो गया, 5 से लेके 11 तक। 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। ये जो, अब इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे क्योंकि नागरिकता बहुत जरूरी है। और भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। आप लोग जानते हैं कि अगर आप या तो भारत के नागरिक हैं या तो नहीं है, 2 चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एकल नागरिकता को अपनाए हुए हैं। तो सॉरी, तो आर्टिकल 5 कहता है, जो नागरिकता को हम इसमें देखेंगे अनुच्छेद 5 के तहत, जो भारत में जन्मा या था, मतलब वो भारत का नागरिक होगा, ठीक। जिसके माता या पिता भारत में जन्मे थे, जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे, या माता जन्मी हो, या तो पिता कोई एक जन्मी हो, ठीक। तो वो भी नागरिक होगा। या 1945 ईस्वी के पहले से ही भारत में निवास कर रहा हो, 1945 ईस्वी के पहले से वो क्या कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो। तो ये चीजें हैं, क्या करेगा कि भारत का वो नागरिक रहेगा। तो ये 5 से लेके 11 तक नागरिकता की बात की गई है। तो 5 में ये 3 चीजें बात की गई है कि जो भारत में जन्म था, जिसकी माता या पिता भारत में, माता पिता दोनों, या तो माता पिता में से कोई, या तो माता या तो पिता, कोई भी एक भारत में जन्मा हो, ठीक। 1945 के पहले से ही वो भारत में निवास कर रहा हो, तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। तो उस समय की मन स्थिति संविधान बनाने वालों की ऐसी थी, क्योंकि हम लोग का जब ये संविधान बना तो हम लोग का भारत और पाकिस्तान 2 चीजों में बट गया। तो ऐसी स्थिति संविधान निर्माताओं के सामने आई, उत्पन्न हुई कि जिसे ऐसे हमें बनाना था संविधान को कि नागरिकता में भी कोई दिक्कत ना हो, कैसे कोई नागरिक हो, उसको बड़ी सही तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और उसको मैं अभी बताऊंगा और अच्छे से। ये तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। भाग 2 के तहत हम लोग नागरिकता की बात करेंगे, क्योंकि नागरिकता में मैंने आपको बताया कि जो भारत में जन्मा हो, ठीक, जन्मा था, या जिसके माता या पिता में से कोई एक, या माता पिता दोनों, ठीक, 1945 ईस्वी के पहले से भारत में निवास कर रहा हो, क्या हो, भारत के नागरिक होगा, अनुच्छेद 5 के तहत। अब आइए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 जो है, आर्टिकल 6, इसे AR में लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ जाया करिए कि आर्टिकल लिखना हुआ है।
पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता, मतलब आज़ादी जब हुई हम लोग की 1947 में, और क्या कहते हैं कि उसके बाद जो स्थिति हम लोग की थी, भारत और पाकिस्तान जो उस समय डिवाइड हुआ, तो हम लोग के संविधान निर्माताओं को इतना ज्ञात था कि क्या स्थिति होने वाली है, तो उस हिसाब से उन्होंने संविधान को ऐसा बनाया कि हमारा संविधान बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, मतलब वो नागरिक कैसे हो जो पाकिस्तान से भारत आए। तो अगर वो 1948 मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, तो वो भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। कौन होगा, जो पाकिस्तान से भारत आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आया है, तो वो 6 महीने तक सामान्य तौर पर निवास करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, आवेदन करेगा किसके लिए, नागरिकता के लिए। और उस समय नागरिकता के लिए बाकायदे रजिस्ट्री वगैरह के लिए बनाए गए थे कुछ काम। उनका उस टाइम यही था कि नागरिकता कैसे देनी है। जैसे 6 महीने के बाद अगर 20 जुलाई को आता है, तो उससे पहले 6 महीने 20 जुलाई 1948 को कोई आता है पाकिस्तान से भारत, तो उसे नागरिकता अगर लेनी है, तो वो क्या करेगा, पहले 6 महीने तक सामान्य तौर पर भारत में कहाँ निवास करेगा। तो भारत में निवास करेगा, फिर उसके बाद उसकी नागरिकता के लिए आवेदन करेगा। तो ये आर्टिकल 6 के तहत है। जो पाकिस्तान से भारत आते थे लोग, उनको नागरिकता ऐसे दी जाती थी। और फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का अधिकार नहीं था, ठीक, नहीं रहेगा अगर आप भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक। लेकिन 1 मार्च 1947, देखिए 1 मार्च 1947 से पहले आप क्या किए, भारत से चले गए और पाकिस्तान, लेकिन आप कुछ दिन रहे और फिर आप भारत आना चाहते हैं, पाकिस्तान चले गए फिर भारत आना चाहते हैं, फिर उन्हें नागरिकता की जरूरत है, तो क्या करेंगे, या तो इस डेट को आ जाए, इस डेट से पहले आ जाए, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाए, या फिर 20 को आ रहे हैं, तो उन्हें क्या करना था, तो आर्टिकल 6 के तहत उन्हें नागरिकता दी जाती थी। ये देखिए क्या स्थिति, हम लोग क्या गजब मतलब संविधान बनाया है उन्होंने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, और कितनी अच्छी सोच थी उनकी, और बहुत अच्छे तरीके से एक-एक ढंग से सभी चीज़ों को रखा। और फिर इस हिसाब से अगर भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग वहाँ यहाँ का नागरिकता खो देते थे, लेकिन वो 1 मार्च 1947 के पहले, ठीक। लेकिन जब वो आना चाहते हैं, तो 1900 अगर आप आके फिर भारत में रहना चाहते हैं, तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो नागरिक हो गए। लेकिन 19 जुलाई के बाद अब आ रहे हैं, 19 जुलाई या 20 जुलाई को आ रहे हैं, 20 जुलाई को, तो यहाँ पे आके फिर 6 महीने सामान्य तौर पर आप रहेंगे, निवास करेंगे, फिर नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। तो सरकार उस समय बाकायदे एक डिपार्टमेंट बनाई थी और रजिस्टर वगैरह करती थी, जिसे नागरिकता दी जाती थी। अब आर्टिकल 7 तो मैंने बता दिया, फिर आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के अधिकार। अनुच्छेद 8 ये बात करता है कि जैसे जब ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो भारत से बाहर भी लोग गए थे, दूसरे देशों में रह रहे थे अपनी स्थिति सुधारने के लिए, जो भी स्थितियाँ थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं कि अब उनके बारे में नहीं सोचा, उन लोगों को भी क्या था, नागरिकता थी, उनका अधिकार को वो रखा। जो भारत में के पैदा थे, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति थे, वो दूसरे देश में जाके रहते थे भारत के बाहर, ठीक। लेकिन उन जब संविधान बनाया गया, तो उनकी नागरिकता का भी अधिकार दिया गया, ठीक। अब ये अनुच्छेद 8 तक हम लोग पढ़े हैं। 5 से लेके 11 तक नागरिकता की बात करें, तो इसको आप लोग रट जाइएगा, ये चीजें हैं। अब अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 9 हम लोग कौन सी बात करेंगे, अनुच्छेद 9। अब अनुच्छेद 9 जो है वो क्या करेगा, आइए देखते हैं। आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिएगा। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 ये क्या करेगा, अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने वाला भारत का नागरिक नहीं होगा।
अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने वाला भारत का नागरिक नहीं होगा। नहीं, मतलब कि भारत आर्टिकल 9 में, देखिए ये बात कही गई है आर्टिकल 9 में, ठीक। मतलब अगर आप एकल नागरिकता की यहाँ पे बात की गई है भारतीय नागरिकता में, तो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, अपनी इच्छा से ले रहे हैं, तो आप भारत के फिर नागरिक नहीं रह जाएंगे, आप उस देश के नागरिक हैं। तो ये अनुच्छेद 9 हमें बताता है। फिर इसके बाद आएगा अनुच्छेद 10, जिसे हम आर्टिकल 10 कहेंगे। ये चीजें हैं, और इसमें ये कहेगा नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक। और अनुच्छेद 11, इसे मैं समझा दूंगा फिर आपको। अनुच्छेद 11 में ये है, संसद नागरिकता संबंधी कानूनों का विनियमन करेगी, ठीक। अब ये नागरिकता के अधिकारों का बना रहना मतलब आप क्या समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है, वो खत्म नहीं होगी, ठीक। ये होगा। और इसमें अब फिर क्या करेगा, तो ये अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, संसद नागरिकता संबंधी कानूनों का विनिमय करेगी, मतलब समय समय पर अपना वो बनाएगी संसद, लेकिन किसी की यहाँ नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, ठीक। इसीलिए ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहता है, अनुच्छेद 10 हमें क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब किसी की नागरिकता खत्म नहीं रहेगी, ठीक। संसद नागरिकता संबंधी कानूनों का विनिमय, ठीक। संबंधी कानूनों का विनियमन करेगी। देखिए मतलब संसद क्या करेगी, विनियमन करेगी किसका, नागरिकता का, लेकिन संसद कोई ऐसा कानून या नियम नहीं बनाएगी जिससे क्या हो कि नागरिकता खत्म हो, ठीक। तो संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कानून या नियम नहीं बनाएगी कि जिससे नागरिकता खत्म हो, ठीक। मतलब ऐसा कोई कानून वो अपना नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जिससे कि उसके क्या हो कि यहाँ के लोगों की क्या हो, नागरिकता खत्म हो जाए संसद की, मतलब संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। तो इस तरह से हम लोग भाग 1 में 4 अनुच्छेद पढ़े हम लोग, ठीक। अब 4 अनुच्छेद के बाद भाग 2 में आए नागरिकता, नागरिकता में 5 से लेके 11 तक पढ़े। अब हम भाग 3 में आएंगे जिसमें मूल अधिकार की बात की गई है, यह अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक की बात करता है, ठीक। और भाग इसको मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे लग रहा है कि आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मूल अधिकार को मैं थोड़े अच्छे से आपको बताऊंगा। तो इस क्लास को आप इतने अनुच्छेद, आप अनुच्छेद 11 तक पढ़िए, नागरिकता को समझिए और 4 अनुच्छेद वो समझिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास में। और फिर इसी का सेकेंड पार्ट जो कि मूल अधिकार है, उसके बाद भाग 3 और भाग 4
फिर ऐसे करके मैं बताऊँगा अनुच्छेद 51 तक। और जहाँ ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। तो इस तरह से मैं ये क्लास में ही आपको रटवा दूँगा पूरी क्लास। तो थैंक यू दोस्तों।